वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। और सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर से संबंध रखता होगा, मतलब कि बीए प्रथम वर्ष समाज शास्त्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के हमने सिलेबस बता दिया है, नवीनतम पाठ्यक्रम आपको दिखा दिया है। इसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यह सिलेबस आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि पेपर 2 से संबंध रखता होगा, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट ईयर, मतलब बीए प्रथम वर्ष। और ध्यान रखेंगे यहाँ, और सोशियोलॉजी का सिलेबस समाजशास्त्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी आपका विषय वस्तु है, समझ जाइए। यहाँ पर लिखा नहीं, हम शायद उसको भूल गए कि समाजशास्त्र, बट आप लोगों को हमने बता दिया कि यह समाजशास्त्र विषय वस्तु आप पढ़ रहे हो। कौन सी विषय वस्तु है भैया? ये समाज शास्त्र आप पढ़ रहे हो। ठीक है, समाज शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जिन छात्र छात्राओं ने सोशियोलॉजी ले रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय वस्तु है, रुचिकर विषय वस्तु है। प्रैक्टिकली विषय वस्तु तो नहीं है, आपको नंबर लेकिन आपके जो है ज्ञान के आधार पर मिल सकता है, क्योंकि आप कैसा ज्ञान, जो कि आपका घरेलू ज्ञान है। आप बहुत दिनों से आप अपने परिवार में रहते आ रहे हो, आप विवाह संस्था को देखते आ रहे हो, आप जनजातियों को अगर नहीं देखा तो आपने अपने समुदाय को, अपने समाज को, अपने समूह को, अपनी दुर्गा पूजा समितियों को या तमाम प्रकार की समितियों को आपने देखा होगा। अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, उसमें तमाम सारे गांव वगैरह में समितियां बनेंगी, तो उनको भी इसमें पढ़ना पड़ता है कि आखिरकार समितियां क्यों बनाई जाती हैं, समिति बनाने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपने फर्स्ट पेपर में देख ही लिया होगा। तो कहीं ना कहीं पे समाज शास्त्र एक ऐसी विषय होती है जिसके बारे में, मतलब कि जिस धर्म के आप हैं उस धर्म के बारे में आपको जानकारी मिलती है, या फिर दूसरे धर्म के बारे में आपको जानकारी मिलती है। विवाह कैसा होता है, विवाह कितने प्रकार का होता है, तमाम सारे मुद्दों को इसमें समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और जनसंख्या क्या होती है, उसमें बैकवर्ड कास्ट कौन है, दलित वर्ग कौन है, तमाम प्रकार के अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, इन सभी को आप देखने का प्रयास करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम जो है आज की वीडियो के अंतर्गत यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, क्योंकि आपका जो प्रथम प्रश्न है वह 4 इकाइयों में बटा हुआ है, और 4 इकाइयों को एक प्रकार से इकाइयों में जो होते हैं सिमिलर सब्जेक्ट, मतलब कि सिमिलर जो टॉपिक्स होते हैं उनको मिला करके वो अध्याय को एक ही इकाई में शामिल कर दिया था। जैसे कि बात की जाए इकाई 1 भारतीय समाज की संरचना, मतलब कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को लेकर के इतने सारे के सारे टॉपिक आपके एक सिमिलर है, मतलब कि एक जैसे लग रहे हैं, कम से इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हमने एक इकाई के अंतर्गत रखा, दूसरी इकाई के अंतर्गत हमने इसको रखा, तीसरी इकाई के अंतर्गत इनको, और चौथी इकाई के अंतर्गत ये रखा। तो कहीं ना कहीं पे आज हम समझेंगे और निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा, वीडियो में मज़ा आएगा। तो अभी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने लोग देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उनको देख लीजिएगा। पेपर 1 से संबंधित चैप्टर अपलोड कर, मतलब कि चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं बहुत सारे, लगभग 11-12 चैप्टर, 11-12 क्या, लगभग 18 से 19 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो वह देख लीजिएगा, लाइव क्लासेस आपकी हुई थी। और इसी श्रृंखला में हमने पेपर 1 से रिलेटेड जो है आपका नवीनतम पाठ्यक्रम बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, न्यू सिलेबस पर चर्चा होनी है आज की वीडियो के अंतर्गत। और पेपर का आपके नाम क्या है? अगर आपके पेपर का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र, तो निश्चित तौर पर आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे क्या पढ़ना पड़ेगा बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में? भारतीय समाज की संरचना, भारतीय समाज की संरचना एवं परिवर्तन। आखिरकार भारतीय समाज जो है, हिंदी वाले पहले समझिए फिर अंग्रेजी में भी तुरंत बता रहा हूँ। अंग्रेजी में चलिए सुन लीजिए, इसको क्या कहते हैं? सोसाइटी इन इंडिया, मतलब भारत में समाज और उसका स्ट्रक्चर और चेंज। मतलब कि भारत का जो समाज है, भारत का समाज है, वो किन किन जो है अवयवों को मिलकर के बना हुआ है, मतलब किन किन चीज़ों को मिला करके भारतीय समाज बनता है। और भारतीय समाज जो है आखिरकार उसमें किस प्रकार से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, इन मुद्दों को यहाँ पर हमको समझना होगा। बड़े ही बारीकता से समझेंगे, बड़े ही ध्यानपूर्वक बातों को सुनिएगा, नहीं तो अगर कोई भी बात स्किप कर दिया तो हो सकता है आने वाले समय में आप उसको ना समझ पाएँ। तो इसीलिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अगर शुरू किया है तो अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें, और बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको निश्चित तौर पर, यह आप विश्वास मानिए। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय समाज की संरचना एवं परिवर्तन। आखिरकार भारतीय समाज स्ट्रक्चर, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो स्ट्रक्चर, कहते हो कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। आप शायद बहुत सारे लोग जो बीए कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मैं बताऊं तो वो साइंस साइड होते हैं, इंटर में साइंस साइड पढ़ के आते हैं और बीए करने लगते हैं, तो उनको दिक्कत होती है जब वो सोशियोलॉजी से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्योंकि दुनिया का क्या, भारत का अगर मैं कोई भी कॉलेज बताऊं तो छोटे से छोटा कॉलेज और बड़े से बड़ा कॉलेज, उसमें सोशियोलॉजी ज़रूर पढ़ना पड़ता है।
सोशियोलॉजी ज़रूर पढ़ना पड़ता है, ये आपको पता होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि सोशियोलॉजी हर एक कॉलेज में आपको मिला है। और कोई सब्जेक्ट मिले या ना मिले, हो सकता है किसी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस आपको ना मिले, हो सकता है किसी कॉलेज में आपको जो है बात की जाए होम साइंस ना मिले, हो सकता है किसी कॉलेज में आप पढ़ाना चाहें जियोग्राफी आपको ना मिले। हालांकि जियोग्राफी भी हर कॉलेज में उपलब्ध होता है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में हो सकता है ना मिल पाए आपको। लेकिन सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है, उभयनिष्ठ विषय है, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि हर एक जो है कॉलेज में आपको मिल जाएगा। तो इसी श्रृंखला में आप अधिकतर बच्चे ये लेते हैं और बढ़िया रुचिकर विषय वस्तु है। तो भारतीय समाज जो है, आखिरकार जो समाज होता है, जो कि एक और समाज आप पढ़ चुके हैं पेपर 1 के अंतर्गत, समाज क्या होता है, एक अमूर्त प्रक्रिया होती है। मतलब समाज हमको दिखाई नहीं पड़ता कि या फलाना व्यक्ति ये समाज है, या ये समाज है, वो दो मंजिल का मकान बना वो समाज है, या 4 लोगों की भीड़ बनी है वो समाज हम बोल देंगे। ऐसा नहीं है किसी गांव को देखा बोल दिया ये समाज है, ये सोसाइटी अच्छी है। सोसाइटी दिखाई नहीं पड़ती, डोंट सीन एंड डोंट टच, ठीक है। सोसाइटी आपको ना तो दिखाई पड़ती है और ना आप उसको स्पर्श करके जो है फीलिंग ले सकते हैं। स्पर्श करने के बाद की फीलिंग मैं बता रहा हूँ, आप सोसाइटी को केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ सोसाइटी है। सोसाइटी क्या होती है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। मैकाइबर पेज बड़े ही एक प्रकार से बात की जाए, मैकाइबर पेज सोशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि समाजशास्त्री हैं, और इन्होंने बता दिया कि समाज जो होता है संबंधों की एक क्या होती है, व्यवस्था होती है। और संबंध कैसे संबंध, जैसे कि आप बात की जाए मेरी दाढ़ी बढ़ गई है तो मैं कल जो है या फिर परसों जो जिस भी दिन खाली हूँगा उस दिन जाऊँगा अपनी दाढ़ी सेट करवाऊंगा या बनवाऊंगा। तो ये मेरा नाई से क्या होगा, एक प्रकार से नाई के यहाँ मैं गया तो ये क्या हो गया, मेरा और नाई के बीच में कुछ संबंध है, हमने गया उसके बीच मतलब कुछ ऐसे आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करना ही संबंध कहलाता है। अब आपका संबंध मधुर भी हो सकता है, आपका संबंध कटु भी हो सकता है, मतलब कड़वा भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आप किसी से प्रेम भी कर सकते हैं और किसी से घृणा भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें समाज को, तभी आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके परिवर्तन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखेंगे जब विचारों में ही परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जो आप बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर में पढ़ोगे। ठीक, तो बिल्कुल चिंता ना करें, हर एक मुद्दे को आपको बताने का प्रयास करूंगा, निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा। ठीक, आपको अपनी भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो समाज जो होता है संबंधों की व्यवस्था होती है। मान लेते हैं आपके यहाँ रोटी बनने जा रही है और आपके यहाँ जो है आटा खत्म हो गया। अब आटा पड़ोस के यहाँ से आप जाओगे मांगने, अब पड़ोस के यहाँ का अगर आपके साथ संबंध ठीक ठाक है तो भैया वो दे देगा आपको आटा, लेकिन संबंध नहीं ठीक है तो आटा नहीं देगा या फिर आप मांगने ही नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं पे ये संबंध जो होता है ये दिखाई पड़ा कि हाँ आपका और आपके दूसरे व्यक्ति का या आपका या मेरा क्या संबंध है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो संबंध दिखाई नहीं पड़ता, संबंध महसूस किया जाता है। संबंध जो होता है अब्स्ट्रैक्ट होता है। आपने नाउन पढ़ा होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, आपने जो है आदृश्यमूलक नाउन संज्ञा पढ़ा होगा। आदृश्यमूलक संज्ञा होती नहीं वैसे, लेकिन मैं वैसे संज्ञा की बात कर रहा हूँ जो ऐसी संज्ञा जो ना तो दिखाई पड़े, मतलब जैसे प्यार हो गया, जैसे लव, मतलब कि लव अंग्रेजी में बोल दीजिए, घृणा हो गया, हेट बोल दीजिए, या इसी प्रकार से इमोशंस जो होते हैं, यानी कि जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं वह तो ना दिखाई पड़ती ना फीलिंग्स को आप टच कर सकते हो ना छू सकते हो। तो सेम वैसे होता समाज। तो एक प्रश्न एग्जाम से में हर साल बन रहा है कि समाज कैसी व्यवस्था होती है, तो समाज एक अमूर्त व्यवस्था होती है। यह प्रश्न पूछा आता लगातार यह प्रश्न बनता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका कथन है, मैकाइबर और पेज का कथन है। तो यहाँ पर मैं यह बताने बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन जब तक आप समाज के बारे में नहीं समझते तब तक आपको ये मुद्दा और जो बातें मैं अभी बताऊंगा ये आपके समझ में ना आती। तो समाज जो यानी कि इंडियन सोसाइटी, तो भारत में समाज कैसा है, भारत में जो संबंध हैं समाज के बीच में वह कैसे है, इस पर हमको फोकस करना है। और आखिरकार उन संबंधों को बनाने के लिए किन किन संस्थाओं जैसे संस्कार का प्रयोग, पुरुषार्थ, कर्म, धर्म और ग्रामीण नगरीय संबंध, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम देखेंगे जो कि समाज को बनाते हैं, समाज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक ढांचा, एक सांचा तैयार करते हैं। तो वहाँ पर हम इसको मतलब आज के वीडियो के अंतर्गत उसको जानने वाले हैं। सिलेबस तो समझेंगे, लेकिन एक प्रकार सिलेबस के अंतर्गत पूरे के पूरे पेपर का सिनेरियो आपके सामने देने जा रहा हूँ। मतलब कि जैसे कि आप 2 घंटे की मूवी देखने आते हैं तो 5 मिनट का ट्रेलर आपको पहले से दिखा दिया जाता है। तो ये ट्रेलर है एक प्रकार से, आप ये समझिए। ठीक, आगे समझते हैं।
तो भारतीय समाज की संरचना आपको समझ में आ गई कि क्या होता है, आखिरकार किन किन तत्वों से, किन किन अंगों से समाज की संरचना होती है और कहाँ के समाज की, तो भारतीय समाज की। अब यहाँ पर प्रश्न आपके मन में यह उठ रहा होगा कि सर जी अगर भारतीय समाज की बात कर रहा है तो आखिरकार और भी देश के तो समाज होंगे, तो क्या भारत के समाज से वह सेम होंगे, समान होंगे या अलग होंगे? तो भैया एक बात ध्यान रखो यहाँ पर कि जैसे अपने यहाँ का जो भारत का समाज है और जो मान लेते हैं कि पाश्चात्य समाज है, पाश्चात्य समाज है, भारत का समाज, हम दो समाज मान लेते हैं। तो जो यूरोपीय कंट्रीज के समाज है, मतलब कि समाज हैं, वहाँ पर संबंधों में एक प्रकार से दूसरा संबंध पाया जाता है। मतलब वहाँ के संबंध अलग होते हैं, यहाँ के संबंध अलग होते हैं। आपका समाज जहाँ पर आप रहते हो जिस सोसाइटी में, वहाँ के संबंध कुछ अलग होंगे, हो सकता है दूसरे वाले समाज में आप जाएं उसका संबंध कुछ अलग हो। समाज की कोई एरिया निर्धारित नहीं होती, यह बात भी ध्यान रखेंगे। समाज छोटा भी हो सकता है, समाज बड़ा भी हो सकता है, समाज दिखाई नहीं पड़ता, यह बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर उसकी संरचना जो कि किस किस से बना होता है, कैसे कैसे संबंधों की व्यवस्था टिकी होती है, किन आधार पर संबंध टिके होते हैं, उसको संरचना कहते हैं। तो भारतीय समाज की संरचना समझना हमको, केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमको यहाँ पर समाज देखना है। नेक्स्ट है आपका परिवर्तन, और आखिरकार उसी ढांचे में, उसी संरचना में जो संबंधों की संरचना बनी है समाज में, उसमें कैसे कैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन हो रहा है। जैसे बात की जाए, पहले आप अपने पापा को क्या बोलते थे? पिताजी बोलते थे। और माँ जो है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, मतलब रामचंद्र जी जब उठते थे सुबह तो अपने माता पिता को पहले प्रणाम करते थे, उसके बाद में गुरु को प्रणाम करते थे। ये एक प्रकार से संस्कार था, ये एक प्रकार से क्या था? संस्कृति थी, कल्चर था। लेकिन और पहले क्या करते थे? धोती कुर्ता पहनते थे लोग। जो हिंदू लोग हुआ करते थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, जबकि बात की जाए जो मुस्लिम्स लोग हुआ करते थे जो है पैजामा और टोपी और कुर्ता वगैरह पहना करते थे। अब क्या हो गया? अब सभी लोग पैंट शर्ट टाई लगा करके आ जा रहे हैं। जैसे हमारे जैसे पहले जो शिक्षक हुआ करते थे वो धोती कुर्ता पहन करके अच्छे से शिक्षक पढ़ाया करते थे, गुरुकुल में शिक्षा पढ़ाई जाती थी। आज कैसी शिक्षा है? पहले आश्रम व्यवस्था चलती थी, आज कैसी व्यवस्था? कोई आश्रम नहीं। पहले वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण होता था ब्राह्मण वश्य मुखावासीद बाहुराज्यान्यकर्ता उरुतदस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो आ जाता। ब्राह्मण जो था क्षत्रिय था, जो वैश्य था, जो शूद्र था, वो सभी के कार्य अलग अलग बटे हुए थे। ना तो ब्राह्मण के कार्य में क्षत्रिय हस्तक्षेप करता था, ना क्षत्रियों के कार्य में ब्राह्मण हस्तक्षेप करता था, ना वैश्य के कार्य में क्षत्रिय ब्राह्मण हस्तक्षेप करता था, ना वैश्य के कार्य में क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र हस्तक्षेप करते थे, ना शूद्रों के काम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करते थे, और ना वैश्य जो शूद्र होते थे ना इनमें आते थे। तो कहीं ना कहीं पे एक वर्ण के हिसाब से, मतलब कि कर्म के हिसाब से पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। कर्म और धर्म दोनों के लिए एक प्रकार से बड़ा डिबेट है इन दोनों मुद्दों में। समझेंगे जब हम सारे मुद्दे को समझेंगे, आश्रम व्यवस्था को या फिर वर्ण व्यवस्था को समझेंगे। हालांकि वर्ण व्यवस्था आप विस्तृत रूप से ये थर्ड ईयर में पढ़ोगे पेपर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास यह कर रहा था कि आखिरकार जो पहले का समाज था वो कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, और आज के समाज का स्ट्रक्चर कैसा हो गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम टॉपिक जब चर्चा करेंगे तो साथ साथ परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। मतलब कि जब हम संरचना के बारे में समझेंगे तो पहले कैसे प्राचीन काल में भारत के समाज की संरचना कैसी थी और वर्तमान काल में कैसी हो गई है, किस किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया है, उसको भी हम लगे हाथ देखने का प्रयास करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? लगे हाथ मतलब वैसे चलते हो तो निपटाए दो इधरों का काम, तो वो होता है, ठीक। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई आप लोगों की। बोलो समझ में आई मेरे भैया की नहीं आई? आई होंगी ना? अगर आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, इसी प्रकार से मतलब पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इसी प्रकार से आप अन्य विषय देखोगे। जैसे कि बात की जाए हिंदी साहित्य की, बात की जाए अंग्रेजी साहित्य की, बात की जाए संस्कृत साहित्य की, बात की जाए इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास अलग है और आपका प्राचीन इतिहास अलग है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सभी को देखने का प्रयास आपके शुक्ला डी पॉइंट पर। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर्स अपलोडेड है, उनको देख लीजिएगा कुछ मात्रा में। और तमाम प्रकार के विषय वस्तु, जो मनोविज्ञान हो गया, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र हो गया आपका, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जो कि आपको एक प्रकार से कठिन लगता है और आपने ले लिया है तो कोई दिक्कत की बात है, मिलिट्री साइंस, तो इन सभी को आपके चैनल यानी शुक्ला डी पॉइंट पर अपलोड करने का प्रयास किया जाता है। लाइव क्लासेस आपकी चलती हैं। अभी तो क्लासेस थोड़ा सा मैं जो है बिजी चल रहा हूँ, इस समय आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जब भी समय मिलता है मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ कुछ अच्छी जानकारी के साथ। ओके, तो आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले समय में इन सभी संबंधित आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। हालांकि 2020 के अंतर्गत हमने इन सभी को लेकर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं उन पर जो है सभी लगभग यहाँ तक हमने करवा दिया था। उसमें लगभग 12-15 वीडियोज़ वहाँ पर आपके उपलब्ध होंगे, देख लीजिएगा।
और अभी हाल ही में 2021 के लिए हमने धर्म और काम और इस सभी को पढ़ा दिया है, धर्म अर्थ काम कर्म को पढ़ा दिया, तो इनको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, तो परिवर्तन वगैरह आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। स्ट्रक्चर और चेंज समझ में आ गया, चेंज मतलब होता है परिवर्तन। अब यहाँ पर हम यूनिट 1 में प्रवेश करते हैं। यूनिट 1 के आपके नाम क्या है? भारतीय समाज की संरचना, मतलब इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में चर्चा करना है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर देखिएगा धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। धर्म जो होता है, धर्म जब चैप्टर पढ़ेंगे हम समझाएंगे उसे। धर्म चैप्टर को लेकर के हमने चैप्टर मतलब वीडियो बना दी है, उसको देख लीजिएगा। धर्म चैप्टर हमने उसमें समझा दिया, तो इसको पढ़ाने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसको आपको वहाँ पर देख लीजिएगा, पढ़ा दिया हमने धर्म को लेकर के, ठीक। कर्म को लेकर के भी हमने पढ़ा दिया है। धर्म क्या है एक बार समझिए। धर्म जो होता है, इसे आप किस धर्म से संबंध रखते हैं इससे नहीं मतलब है, लेकिन धर्म का अगर एक प्रकार से हम धर्म मतलब कि जो हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हैं, इन सबसे परे चलो। धर्म जो शब्दवा है ना, उस शब्द का क्या मतलब होता है यहाँ पर हमको समझना कि धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं। धर्म की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, धर्मा क्या अंग्रेजी में उसको धर्मा कहा जाता है। तो धर्म जो तो रिलीजन अलग चीज़ है, ये धर्मा दूसरा चीज़ है, ठीक, ध्यान रखेंगे। रिलीजन जो होता है जैसे कि हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, ये सब रिलीजन, तो हम इसको देखेंगे कि मुस्लिम धर्म कैसा है, हिंदू धर्म, तो ये सब अलग चीज़ें हैं, ठीक। कि मुस्लिम धर्म में यहाँ पर विवाह जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो विवाह और परिवार, तो मुस्लिम विवाह का कैसा होता है, ईसाई विवाह कैसा, जनजातियों में विवाह कैसा होता है, मुस्लिम का परिवार कैसा होता है, इन सभी को भी देखने का प्रयास होगा, ठीक। यहाँ पर धर्म का मतलब होता है धारण करना, अर्थात आप जो चीज़ें कर रहे हो, आप जो चीज़ें कर रहे हो किस कारण कर रहे हो, मतलब कि वो करने का रीज़न क्या, मतलब आपका धर्म ही आपको सिखाता है। धर्म वह एक प्रकार से सीख है जो कि आपको एक प्रकार से सात्विक कर्मों के लिए अग्रसर करती है कि आप अच्छे कार्य करें, ठीक। और जो आपका कर्म होता है, धर्म के बताए गए जो मार्ग होते हैं उन पर चलना ही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। हम समझेंगे धर्म और कर्म के बारे में, से हमने पढ़ा दिया, इसको देख लीजिएगा। पुरुषार्थ क्या होता है? 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपके होते हैं, समझिए यहाँ पर 4 प्रकार के आपके कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला तो धर्म, दूसरा क्या होता है? धर्म अर्थ, तीसरा क्या होता है? काम, और चौथा क्या होता है? मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें जो है ना, ये पुरुषार्थ के अंतर्गत है। क्या थी? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब यहाँ पर पुरुष से नहीं है, तो ये जितनी भी यहाँ पर छात्राएं देख रही हैं, मतलब हमारी बहनें देख रही हैं, वो या ना समझें कि आखिरकार इसका मतलब जो होता है पुरुषार्थ का मतलब कि ये पुरुष प्रधान देश है, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है। हमारे यहाँ पर जो है नारियों को देवी के स्वरूप देखा जाता है, स्त्रियों को, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। एक लड़की ने मुझसे कमेंट भी कर दिया था जब मैं पढ़ा रहा था नेक्स्ट ईयर, तो कहा कि सर जी ये पुरुषार्थ अगर है, आपने बताया पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ ये नारी अर्थ क्यों नहीं हो सकता, पुरुषार्थ ही क्यों रखा गया? इससे एक प्रकार से लिंग भेद की समस्या उत्पन्न होती है। हमने कहा बहुत बढ़िया आपने पूछा है, हमने उनको समझाया कि पुरुषार्थ जो है इसका वह तात्पर्य नहीं है जो आपने समझा है, इस पुरुषार्थ का तात्पर्य दूसरा है, ध्यान रखेंगे। तो इस मतलब पुरुषार्थ मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो हो धर्म करे अच्छे तरीके से। अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा कमा करके, यानी पैसे जब आपके पास रहेंगे, पैसे इकोनॉमिकल सेक्टर आपका मजबूत रहेगा, तब आप धर्म अच्छे तरीके से धर्म के बताए गए मार्ग पर चलेंगे। और धर्म पर बताए गए मार्ग पर चलते हुए आप अपने काम की पूर्ति कर ले। काम का मतलब क्या होता है? मनुष्य जो होता है वह अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। कैसे इच्छाओं का? अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। अब जब मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है भैया, तो ये जो होता है मनुष्य जो है रुपये पैसे के माध्यम से अपने धर्म के बताए मार्ग पर चले, यानी कर्म अपना करे, और कर्म करने के बाद में क्या करे, और ऐसा कर्म करे जो कि धर्म के बताए गए चीज़ें हो, और अपने काम की पूर्ति मतलब जो अपनी अनंत इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। और जब उन इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य कर लेता है तो क्या होता है? उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। व्हाट डू मीन मोक्षा? मोक्षा का मतलब होता है अंग्रेजी में, मोक्ष का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाई मोक्षा, व्हाट डू मीन बाई कामा, व्हाट डू मीन बाई अर्था, व्हाट डू मीन बाई धर्मा। तो धर्मा, अर्थ, कामा और मोक्षा डिफाइन बाई शुक्ला सर। मैं इसको बताने का प्रयास आपको यह कर रहा था कि जो मोक्ष होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। मतलब जो आप 84 लाख कोटि एक प्रकार जीवन भ्रमण करने के बाद, कोटि मतलब होता है प्रकार, तो इतने प्रकार के जीवन भ्रमण करने के बाद में जब आप आते हो, 1 कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, आप बात ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर इतने जीवन भ्रमण करने के बाद में आप पृथ्वी पर मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में आपको यही होता है कि आप दोबारा से मृत्यु लोक में ना आए, आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, या हर धर्म बताता है। तो कहीं ना कहीं पे जब ये आपका 3 सेक्टर मजबूत रहेगा, ये 3 सेक्टर आपने अपने मतलब कि 3 सेक्टर आपने मजबूत किया होगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पुरुषार्थ है आपका, इसको भी हमने समझाने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत समझा दिया, और समझेंगे हम। नेक्स्ट है आपका संस्कार। अब संस्कार क्या होता है? तो धर्म जो होता है, इसी धर्म के अंतर्गत ही जो आपके कुछ संस्कार होते हैं, जो कि विभिन्न एज की, विभिन्न आयु की अवस्था में बच्चों के करवाए जाते हैं। जैसे जो है बच्चा जब गर्भ धारण करता है, या गर्भ धारण करने के एक प्रकार से जो है, एक प्रकार से महिला के पेट में जो है बच्चा एक प्रकार से जब आने को होता है, तो उस समय पुंसवन संस्कार होता है। मतलब गर्भाधान के मतलब सबसे पहले गर्भाधान, पुंसवन संस्कार, उसके बाद में आप देखेंगे कि और तमाम सारे संस्कार होते हैं। जब समझेंगे संस्कारों की संख्या, किसी में कोई 40 बताता है, किसी में 40 आपको मिलेगा, किसी में 16 संस्कार मिलेंगे। 16 संस्कार कहीं पर जहाँ पर मिलता है, उसका मतलब होता है कि गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मात्रो, लोक मात्रा, धुति, पुष्टि, सता, तुष्ट, आत्मना, कुल देवता, गणेश नादिका होता, वृद्ध पूजा, खोडसा। तो खोडस मातृका एक होती है, जो कि घर की माताएं होती हैं। विवाह से पहले आप देखते होंगे जो एक पूजा होती है, कथा वगैरह सत्यनारायण जी की, और अंदर जो है एक प्रकार से गोबर की, गऊ के पिंडी लगवाई जाती 16 ठो। तो वो 16 जो पिंडियाँ होती हैं, वो एक एक संस्कार का द्योतक होती हैं। तो विवाह भी एक संस्कार होता है, इसीलिए विवाह से पूर्व ही ये चीज़ें कर ली जाती है कि हाँ 16 संस्कार लगभग पूरा हो गया। और विवाह जो होता है, मतलब 16 संस्कार उस समय पूरा माना नहीं जाता है, बात ध्यान रखेंगे। वो विवाह संस्कार के समय पर वो संस्कार किया जाता है, वो चीज़ें करी जाती हैं। और विवाह में ही देखते होंगे कि यज्ञोपवीत संस्कार करके बहुत सारे लोग पहले से, और वेद पढ़ने के लिए कहते हैं कि हाँ जाओ, ब्राह्मणों घर में अक्सर आपने देखा होगा कि जाते हैं कि जाओ वेद पढ़ने, खड़ाऊँ वगैरह पहन करके, धोती पहन के। तो वो एक प्रकार से ऐसी प्रथा होती। तो ये सब भारतीय समाज के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे वो विद्या अध्ययन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार होता है। और विद्यारंभ संस्कार जब आपकी यज्ञोपवीत होती है, तभी से प्रारंभ होता है। अब यज्ञोपवीत संस्कार आजकल जो है, पहले बताइए नियम जो है 8वें साल पर ब्राह्मण का हो जाना चाहिए, 12वें साल पर क्षत्रिय का हो जाना चाहिए, 13-14 वर्ष के आसपास वैश्य का हो जाना चाहिए। शूद्र का यज्ञोपवीत नहीं किया जाता था, ठीक, मतलब वो लोग नहीं धारण करते थे। और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था, उनमें से ब्राह्मण जो होते थे, यानी वो द्विज माने जाते थे। द्विज में आपका क्षत्रिय और वैश्य भी आते हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछता है कि निम्न में से द्विज में कौन नहीं आता, तो शूद्र नहीं आते, बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको हमने बता दी। तो जो संस्कार होते हैं, या जो संस्कार होते हैं, आपका देखते हैं लास्ट में आपका एक संस्कार होता है 13वां संस्कार, लास्ट वाला संस्कार होता है। उसके बाद में तमाम सारे संस्कार मरने के बाद तक, यानी पैदा होने से पहले से लेकर के और मृत्यु उपरांत, मतलब मृत्यु के बाद तक जो संस्कार होते हैं वह चलते रहते हैं। इतनी बात। तो ये संस्कार भी एक प्रकार से जीवन जीने की शैली को लेकर के हैं। वहीं नेक्स्ट है आपका आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा समझा दूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जितने भी हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं अभी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, ठीक, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, ताकि वह यह ना समझें कि आखिरकार सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या लगा है कि भाई सोशियोलॉजी जो विषय है, आप बचपन में पढ़े नहीं होंगे, साइंस साइड के जो छात्र हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं पे आश्रम व्यवस्था जो होती है, यह 4 भागों में आश्रम व्यवस्था। तो आपसे पूछे कितने आश्रम हैं, तो 4 आश्रम हैं। कितने संस्कार हैं, तो 16, 40 ये सब संस्कार हैं। अब बताऊंगा किसके अनुसार कितने हैं जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। आपसे पुरुषार्थ पूछे तो कितने हैं भाई, 4 हैं, ठीक है। आप बात भी ध्यान रखेंगे। कर्म पूछे कितने कर्म है, तो 3 प्रकार के कर्म, सात्विक कर्म, और एक प्रकार से तामसिक कर्म, और एक प्रकार से मतलब कि कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक, वाचिक, कायिक मतलब होता है शरीर से, वाचिक मतलब होता है वचन वाला कर्म, यानी बोल करके जो कर्म किया जाए, एक शरीर से कर्म किया जाए, और एक प्रकार से कायिक, वाचिक और मानसिक, एक मन से किया जाए। तो कहीं ना कहीं पे 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। गीता में और भी तमाम सारे कर्म बताए गए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ते तस फल चाखा, तुलसीदास जी ने भी कहा इस बात को। यहाँ पर हम समझते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, पहला आश्रम व्यवस्था जो होता है वह कौन सा होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम की बात की जाए समय सीमा की, तो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक जो होता है वह व्यक्ति का क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। दूसरा आश्रम जो होता है व्यक्ति का, वह होता है आपका गृहस्थ आश्रम। कैसा, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम जो होता है ये आपका कितने वर्ष से चलता है, तो ये होता है आपका 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम चलता है। और
तीसरा 100 वर्ष की आयु मान करके, मतलब एक व्यक्ति है उसकी हमने 100 वर्ष की आयु मान ली कि इसकी औसत आयु जो होती है, औसत आयु जो है वह 100 साल है, मतलब वो हर व्यक्ति 100 साल जीता है, इसके हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया था। गृहस्थ आश्रम के बाद में हम किस आश्रम में प्रवेश करते हैं? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये होता है 50 साल की अवस्था से लेकर के 75 मतलब 75 वर्ष की अवस्था तक। उसके बाद में जो चौथा होता है आपका वह होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम इसकी एज जो होती है 75 से लेकर के लगभग 100 वर्षों तक या फिर जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यहाँ पर आपने समझा जो आश्रम व्यवस्था है वह 4 भागों में बटी हुई होती थी पहले, और यह जो होती है इसी प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे। मतलब जब शुरुआत में बच्चा पैदा हो उससे लेकर के पैदा होने से 25 साल तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था। मतलब विद्या अध्ययन वगैरह इसी में क्या था, विद्या अध्ययन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सब, ठीक, चौल मुंडन जिसको कहते हैं। गृहस्थ आश्रम संस्कार में क्या होता था, बच्चे शादी हो जाती थी, शादी होने के बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। उसके बाद बान माने होता है जंगल, और प्रस्थ मतलब होता है प्रस्थान करना। आश्रम मतलब जो एक प्रकार से आश्रम रहने का स्थान। तो बान प्रस्थ मतलब जंगल की ओर प्रस्थान, 50 साल के बाद में आपको जंगल की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए और गरिष्ठ भोजन का त्याग कर देना चाहिए। प्याज लहसुन तमाम प्रकार के या फिर ऐसे मतलब कि जो अन्न होते हैं जो कि एक प्रकार से हल से निकाले जाते हैं उनको भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में 75 वर्ष की अवस्था में आप एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके और तपस्या करें, भगवान की तपस्या करें, मतलब भगवान का नाम लें। ये होता था आपका आश्रम व्यवस्था। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। गांव, कस्बा और नगर। गांव क्या होता है इसको बारे में समझेंगे, कस्बा क्या होता है इसके बारे में, और नगर क्या होता है। नगर में अर्धनगरीय ग्राम बहुत सारे होते हैं, तो इन सभी को जब हम चर्चा करेंगे विस्तार से आपके बारे में चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में, ये सब आपको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ग्रामीण नगरीय संबंध। गाँव का और शहर का या नगर का क्या संबंध होता है, इन संबंधों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में दुर्बल वर्ग जो होते हैं इनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। दुर्बल वर्ग में जनजातियाँ आती हैं। जनजातियाँ समझते हैं कि जो जंगल वगैरह में रहती हैं, जो मनुष्य जंगल में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र के हैं या पिछड़े इलाके से, उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जनजाति एवं दलित जो ट्राइब्स हैं, अंग्रेजी में समझिए ट्राइब्स, और दलित मतलब दलित ही होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आश्रम व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, आश्रम सिस्टम कहते हैं। ठीक, और गांव को विलेज, कस्बा को आप कस्बा क्या बोलते हो, टाउन वगैरह बोल सकते हो, इसको टाउन बोलते हैं। नगर को आप सिटी बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद में हम अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, यानी OBC के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या आशय है इसमें, इसको लेकर के आयोग बनाए गए बहुत सारे, काका कालेलकर समिति बनाई गई है। और उसके बाद में मंडल आयोग यानी BP मंडल कमेटी बनाई गई। BP मंडल उसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, पहले के अध्यक्ष थे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के। तो समझेंगे हम इन सभी मुद्दों को, बिल्कुल चिंता न करें आप सभी लोग। उसके बाद में यहाँ पर भारतीय समाज में स्त्रियाँ, आखिरकार स्त्रियों की क्या स्थिति है, कहाँ पर भारतीय और भारत में कहाँ पर भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, भारत में अल्पसंख्यक के बारे में, अल्पसंख्यक कौन होते हैं। जैसे अल्पसंख्यक मतलब होता है जो कम संख्या में हो, यानी मुस्लिम, ईसाई, इससे मुस्लिम जो है अब अधिक मात्रा में हो चुके हैं, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता था पहले, लेकिन अब नहीं है। बट अभी भी जो है मान्यता यही है कि वह अल्पसंख्यक हैं। ठीक, तो अल्पसंख्यक में जैसे कि बात की, अल्पसंख्यक एक क्षेत्र विशेष को अगर मान लें, जैसे पंजाब में बात की जाए तो पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब क्या हैं, अल्पसंख्यक है। जबकि जो पंजाब के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो वहाँ पर सिख जो हैं वह बाहुल्य है, इसीलिए वह बहुसंख्यक है। मतलब जिनकी संख्या बहुत हो वो बहुसंख्यक, जिनकी संख्या कम हो, अल्प माने कम, और संख्यक मतलब संख्या, तो जहाँ पर अल्पसंख्या हो। अब वहाँ पर धर्म के आधार पर, तो अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर यानी भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, या इसी प्रकार से तमाम प्रकार के अल्पसंख्यक हम बांट सकते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या कैसी कैसी, भारत में जनसंख्या कहाँ पर कैसे निवास करती हैं, और उनसे संबंधित तमाम सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो है जनसंख्या कैसी है उसका स्ट्रक्चर देखें, जनसंख्या का स्ट्रक्चर देखेंगे, कितना घनत्व है, यानी कि कितनी डेंसिटी है जो मनुष्य हैं उनकी, और उनके बारे में समझते हुए हम उनसे रिलेटेड जो इशूज़ होंगे, यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड जो इशूज़ होंगे उनके बारे में, यानी कि जो एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, पीपल। तो जो पीपल होता है, पीपल लोग मतलब कि जो लोग होते हैं, यानी कि जो जनसंख्या होती है
ठीक, उनके जो स्ट्रक्चर होता है और उनसे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो संबंधित मुद्दे होते हैं, यानी कि जो रिलेटिव जो इशूज़ होते हैं जनसंख्या से, उनको समझेंगे यहाँ पर। इकाई 2 इकाई 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम इकाई 2 में प्रवेश करते हैं। इकाई 2 में जैसे हम प्रवेश करते हैं, देखें इकाई 2 यानी कि यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको बस मुश्किल से ज़्यादा नहीं चर्चा करनी है, लेकिन हाँ ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ पर इन यूनिट 2 के अंतर्गत हमको चर्चा करनी होती है। ठीक, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, यानी कि इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। विविधता मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी, और एकता मतलब क्या होता है, यूनिटी। तो जो है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, और किसमें, आप इंडियन कल्चर मतलब कि भारतीय समाज में, भारतीय समाज में जो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में ही भारतीय संस्कृति होगी, निश्चित तौर पर यह पता होगा आपको। तो भारतीय संस्कृति में मेरे भाई, भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से विविधता है। विविधता मतलब होता है तमाम प्रकार के लोग पाए जाते हैं। भारत की संस्कृति बहुत बड़ी है, मतलब कि किसी की संस्कृति दूसरी है, किसी की दूसरी है, किसी की दूसरी है। विभिन्न संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं, फिर भी उनमें एकता कैसे है, इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, यह टॉपिक है, इसको समझेंगे। मतलब अलग अलग तो हैं लोग, लेकिन किस प्रकार से उनकी वेशभूषा अलग अलग है, लेकिन उनके मनोभाव किस प्रकार से मिले हुए हैं, यह इसका मतलब है। ठीक, तो इस संस्कृति की किस प्रकार से एकता है, मतलब विविधता होते हुए भी एकता है, इसको समझेंगे। उसके बाद में सांस्कृतिक विविधता, यानी सांस्कृतिक जो विविधता है। अब सांस्कृतिक विविधता में क्या क्या समझेंगे हम, भाषा में किस प्रकार से विविधता। विभिन्न भाषी, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, आपको पता होगा लगभग 22 भाषाएं तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हैं। ठीक, भारतीय संविधान आपसे पूछेगा, तो आपसे यह प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 2-3 बार। ठीक, कि जो है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, तो किस में दिया गया है, जो है अनुच्छेद बोल रहा हूँ, तो जो है किसमें, 8वीं अनुसूची में रखा गया, 8वीं अनुसूची में। ठीक, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो सांस्कृतिक विविधता में जैसे भाषा किस प्रकार से अलग अलग भाषा है, फिर भी भारत देश एक प्रकार से उसमें जो है क्या है, विविधता है, लेकिन उसमें एकता भी स्थापित है। संजातीयता, एक भाषा दूसरी भाषा से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पर देख संजातीयता मतलब होता है एक प्रकार से, संजातीयता क्या होती है, संजातीयता भाषा में एक समानता किस प्रकार से है, उनको देखें। संजातीयता मतलब एक जातीयता है, मतलब कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि संजातीयता है, मतलब कि एक प्रकार से समान लगभग। ठीक, तो उनमें भी हम देखेंगे किस प्रकार से जाति संबंधी विविधता पाई जाती है। जाति संबंधी विविधता, इनको देखेंगे कि विभिन्न जातियां हैं और जातिवाद भी होता है, लेकिन फिर भी एक हो जाते हैं सभी लोग। ध्यान रखेंगे, जब बात किसकी होती है, जब बात देश की हो तो धर्म वगैरह सब लोग भूल जाते हैं। जब बात की देश की हो तो आप क्या है, पहले सबसे पहले भारतवासी हैं। और जब बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों हिंदू मुस्लिम की, तो आप क्या हो जाते हैं, सबसे पहले जब बात होती है हिंदू मुस्लिम की तो आप हिंदू हो जाते हैं। लेकिन जब बात होती है किसी जात वगैरह की तो आप क्या हो जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब हो जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मण भी जब बात वाले शुक्ला है और मिश्रा से लड़ाई हो गई तो कहीं ना कहीं पे आप शुक्ला का पक्ष लेंगे। तो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं पे ये होता है, बड़े बड़े स्तर पर लोग होते हैं। जब भी आपका देश खतरे में हो तो आप धर्म वगैरह को भूल जाइए बिल्कुल भी। और उससे भी धार्मिक जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनको बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि संप्रदाय जो होता है सबका लक्ष्य एक होता है। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि वह नहीं बताता कि आप सात्विक कर्म करें, लेकिन जो उसको बताने वाले हैं ना, धर्म के जो ठेकेदार बैठे हैं, वह बताते हैं कि 10 को मारोगे तो जन्नत मिल जाएगी, ये होगा वो कुछ नहीं होता है। अरे यार, किसी को तुम मारोगे तो तुम्हारा जो है कोई भी जो भगवान होगा वह तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। दुनिया का हर एक धर्म जो है वह क्या बताता है, दुनिया का हर एक धर्म जो है यह बताता है कि आप प्रायश्चित कर सकते हो, मतलब कि आप पाप करो, पाप करने से जैन धर्म बौद्ध धर्म आप देखेंगे तो पाप करने के बाद में अगर आपने प्रायश्चित कर दिया तो माफ़ हो गया। लेकिन हिंदू धर्म जो है वह कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। इस जन्म में अगर आपको दंड नहीं मिल पा रहा है, नेक्स्ट जन्म में आपको जरूर मिलेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। अगले जन्म में एकदम से कन्फर्म है मिल जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से अपना कर्म जो है सही रखिएगा, यह बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कर्म अपना अगर ठीक ठाक रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यहाँ पर जाति संबंधी तमाम प्रकार की विविधता है, तो इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट है इकाई 3। इकाई 3 में आप जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था के साथ साथ हम वर्ग के बारे में चर्चा कर लेंगे। वैसे भारत में बात की है तो जाति व्यवस्था ही है, वर्ग व्यवस्था पाश्चात्य समाजों में देखने को मिलती है। फिर भी हम यहाँ पर देखने का थोड़ा सा प्रयास कर देंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जाति व्यवस्था समझेंगे किस प्रकार से जाति व्यवस्था पहले वर्ण व्यवस्था में बटी हुई थी और वर्ण व्यवस्था पहले ही थी, वर्ण व्यवस्था से कैसे जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ, इनको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद विवाह संस्कार को देखेंगे, विवाह क्या होता है, विवाह किसे कहते हैं, कितने
कितने प्रकार का विवाह होता है, यानी कि जो 9 प्रकार के विवाह होते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार, उनमें देखेंगे आर्ष विवाह होता है, मुनि विवाह होता है, आप देखेंगे ब्राह्मण विवाह होता है, 50 विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है। आजकल जो विवाह आपका चल रहा है, यानी कि जो प्रेम वाला विवाह है, उसको पहले यानी प्राचीन काल में गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। ठीक, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे। अगला आपका संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। ज्वाइंट फैमिली, विवाह का मतलब क्या होता है, मैरिज। जाति व्यवस्था का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कास्ट सिस्टम। ठीक, क्लास एंड कास्ट सिस्टम, क्लास मतलब वर्ग होता है। ठीक, समझेंगे हम। ओके, यहाँ पर भारतीय समाज की यहाँ पर आधार संस्थाएं लिखा हुआ है, यानी कि जो बेसिक जो आपकी जो है इंस्ट्रक्शन मतलब कि इंस्टीट्यूशन है, बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। और यानी संस्थाएं, परिवार के जाति भी क्या है, एक प्रकार से जाति भी आपकी संस्था है। विवाह क्या है, विवाह भी एक प्रकार से संस्था है। परिवार क्या है, संस्था है। ये आप फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में हमने पढ़ा दिया है, विवाह पढ़ा दिया विस्तार से। विवाह क्या होता है, विवाह किसे कहते हैं, पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह कितने प्रकार का होता है, और संरचना के हिसाब से और तमाम प्रकार के हिसाब से हमने बताया, विवाह के प्रकार को समझा दिया है। एक विवाही परिवार, 2 विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, हमने बताया खूब विस्तार से। ठीक, परिवार के बारे में इसी प्रकार से भी बता दिया हमने। ठीक, आगे समझते हैं। और इसमें आप विवाह देखेंगे तो जैसे कि 2 पत्नी विवाह, 1 पत्नी विवाह, ठीक, बहुपत्नी विवाह, बहुविवाह, ठीक, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और उसमें आप देखेंगे जैसे कि भाई भाई से विवाह कर ले, जैसे कि द्रौपदी वाला जो विवाह था उसको क्या कहते हैं, भ्रातृक बहुपद विवाह। एक होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। ठीक, समझेंगे। उसके बाद में इकाई 4 में प्रवेश करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, विवाह एवं परिवार के बारे में। विवाह और परिवार, कैसा विवाह और कैसा परिवार, तो मुस्लिम के विवाह के बारे में, मुस्लिम के परिवार के बारे में। ठीक, ईसाई के विवाह के बारे में, ईसाई के परिवार के बारे में। उसके बाद जनजातियों के विवाह के बारे में, जनजातियों के परिवार के बारे में। तो कहीं ना कहीं पे इतने मुद्दे आपके क्लियर हो गए। इकाई 4 के अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे। इतनी मुद्दे आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पर मुस्लिम्स यानी कि जो रिलीजन्स है, ईसाई रिलीजन्स हैं, और उसके बाद में क्रिश्चियन, जिसको ईसाई को क्रिश्चियन कहा जाता है, जनजाति मतलब ट्राइब्स, इन सभी के जो विवाह यानी कि मैरिज एंड जो है फैमिली, तो फैमिली एंड मैरिज एक प्रकार से ऑफ मुस्लिम्स, ऑफ जो है क्रिश्चियंस, ऑफ जो है ट्राइब्स। ठीक, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं पर यहाँ पर जो है कास्ट सिस्टम देखेंगे, यहाँ पर आप मैरिज देखेंगे, यहाँ पर आप जॉइंट फैमिली देखेंगे। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था यह चीज़ें जो हमने बता दी। आपको कैसा लगा वीडियो लेक्चर फटाफट से बताने का प्रयास करें। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। हमने आपको बता दिया, एक बार फिर से समझते हैं एक प्रकार से ओरल वे में। सबसे पहले हम भारतीय समाज की संरचना को समझेंगे, उसमें धर्म, अर्थ, पुरुषार्थ, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, गांव, कस्बा, नगर, इनके बारे में समझते हुए ग्रामीण नगरीय संबंध के बारे में जानेंगे। उसके बाद दुर्बल वर्ग में हम जनजातियों और दलित के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में पढ़ते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमको भारतीय समाज में कुछ स्त्रियाँ मिलेंगी, उनके बारे मतलब मिलेंगी नहीं, हम भारतीय समाज की स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, स्त्रियों की क्या दशाएं हैं। उसके बाद में भारत में हम अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, भाषा मतलब धार्मिक आधार पर ही भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण किया गया है। धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हुए हम जनसंख्या की संरचना और उससे संबंधित जो विभिन्न सारे मुद्दे यानी इशूज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में इकाई 2 में प्रवेश कर लेते हैं। इकाई 2 में जैसे हमने प्रवेश किया तुरंत हमारे सामने क्या गया, इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति। उसमें हमने डाइवर्सिटी इन यूनिटी मतलब कि विविधता में एकता को पढ़ा। विविधता में एकता को पढ़ने के बाद में हम और आगे बढ़ेंगे, सांस्कृतिक विविधता आएगा। उसके बाद में सांस्कृतिक विविधता के बाद में हम सांस्कृतिक विविधता में भाषा के संबंधित विविधता, संजातीयता पढ़ेंगे उसमें, और हम जाति संबंधी विविधताओं के बारे में इसमें देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। इकाई 3 में जैसे प्रवेश किया, इकाई 3 का नाम भारतीय समाज की कुछ आधारभूत संस्थाएं हैं, यानी जो बेसिक इंस्ट्रक्चर मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन सोसाइटी की, उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम के बारे में चर्चा करते हुए हम विवाह नामक संस्था में प्रवेश करेंगे। अर्थात विवाह जो होता है, विवाह को मैरिज कहते हैं, तो मैरिज की जो है इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में मैरिज कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, इनको चर्चा करते हुए हम संयुक्त परिवार के यानी कि ज्वाइंट फैमिली में प्रवेश कर लेंगे। और ज्वाइंट फैमिली पढ़ने के बाद में हम इकाई 4 में प्रवेश करते हैं। इकाई 4 में जैसे प्रवेश किया उसके बाद में विवाह जो होता है उसको चर्चा करेंगे। और परिवार किसके परिप्रेक्ष्य में, तो मुस्लिम विवाह, मुस्लिम परिवार कैसा, ईसाई विवाह, ईसाई परिवार कैसा, जनजातीय विवाह कैसा होता है, जनजातीय परिवार कैसा होता है, इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। बोलो इतनी बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई? सारा मुद्दा क्लियर हो गया होगा आपका, एक बार पूरा का पूरा सिनेरियो लगा कि पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। तो अब बस यही आपको पढ़ना है। अब आप जो है
कुछ चैप्टर पहले से अपलोडेड है उनको देख लीजिए और कुछ पढ़े हुए हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। और जल्द ही आपके सामने इन सभी संबंध जो है चैप्टर्स देने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट पर किया जाता रहेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दी दबा करके, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट संबंधित वीडियो आपको करवाई जाती है। ओके, चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए। गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, रात के 9:39 हो चुके हैं। आपका लेक्चर समाप्त होता है यहीं पर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। समझ में आया होगा निश्चित तौर पर सारे मुद्दे। जो बातें ना समझ में आए उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वैसे कोई बचा नहीं होगा जो समझ में ना आए आपकी। ओके, चलो विदा लिया जाए आप लोगों से। चलिए फिर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, सॉरी जय हिंद जय भारत, सभी लोगों को जय हिंद। ओके, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर चर्चा करेंगे। हम तमाम सारे विषय पर चर्चा करेंगे, इन सभी को लेकर के आऊँगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल चिंता ना करें, और भी सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, पॉलिटिकल साइंस की आएगी, इकोनॉमिक्स की भी देंगे, ठीक है, ज्योग्राफी की भी देंगे, थर्ड ईयर वालों ज्योग्राफी की भी दे देंगे, सेकंड ईयर की भी दे देंगे जल्दी। सेकंड ईयर का ज्योग्राफी अपलोडेड है, सोशियोलॉजी सेकंड ईयर का अपलोडेड है, पेपर वन थर्ड ईयर का भी अपलोडेड है, उस सभी को देख लीजिए। जो भाई बहन आपके सभी हों सभी को। एक दूसरा चैनल मेरा भी है, BA क्रैकर, एक नाम से BA क्रैकर को हमने MA क्रैकर बना दिया, तो MA क्रैकर चैनल एक है, और एक शुक्ला एस अकेडमी है, 2 चैनल है, उनको और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लगे होंगे। धन्यवाद आप सभी का।